दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत विविध प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसके लिए? ऑप्शन है एड्स जागरूकता का, पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता का, बालिका शिशु संरक्षण का या सभी शिशुओं को कुपोषण से बचाने का। तो सही उत्तर है रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स के लिए जागरूकता से संबंधित चलता फिरता दृश्य साधन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूम घूम कर लोगों को एचआईवी एड्स बीमारी के खतरे और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। इसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संरक्षा संस्था है क्या? तो उत्तर है एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बंगलुरु की। दोस्तों संरक्षा संस्था एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बंगलुरु से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ऑप्शन है डेंगू, पोलियो, एचआईवी एड्स या फाइलेरिया। तो सही उत्तर आवाहन कार्यक्रम एचआईवी एड्स से प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। दोस्तों भारत में एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है नाको NACO एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है? आपको बताना है। तो नाको का संबंध एड्स से है और इसका फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत में एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम संचालन से संबद्ध है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। इसके तहत उन सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना शामिल है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं अथवा उनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। इस अभियान के तहत मुख्यतः डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी और टिटनेस के टीके शामिल हैं। तो मिशन इंद्रधनुष ये 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। तो ये दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है जिसमें 7 टीके लगाए जाते हैं ताकि बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी और टिटनेस से बच सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची बी से मिलान करिए, सूची 1 का सूची 2 से और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। तो 2 1 4 3 इसका सही जो है ऑप्शन हो जाएगा कोड 2 1 4 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है किसको? ऑप्शन देखिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण या मृत्यु का पंजीकरण। तो सही उत्तर है HIV परीक्षण को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के कार्य क्षेत्र में मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है। इसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण भी शामिल किया गया है जबकि HIV परीक्षण घटक को NFHS 5 में स्थान नहीं मिला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए
प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सही उत्तर है पोस्ता के बीज, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए आर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है और सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, कारा या फिर स्पायरोगायरा से। तो सही उत्तर है लेमिनेरिया से, ऑप्शन ए। दोस्तों आयोडीन जो है ये पोषणी गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हालांकि यह कुछ खाद्य पदार्थों और भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा यानी ग्वाइटर रोग होता है, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है और कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटकते हुए दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो उत्तर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन, बिल्कुल सही है। खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है क्योंकि NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। कपड़े धोने का सोडा जो है पोटेशियम, ये आपका गलत है। कपड़े धोने का सोडा ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो जान लीजिए एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति से होता है। हड्डियों में जो यौगिक उपस्थित होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है और आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। तो उत्तर है 3 4 1 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो है ये कौन सा होता है? ये कैल्शियम फास्फेट होता है, ए का चौथा हो जाएगा। इसके अलावा सिरका में उपस्थित अम्ल तो एसिटिक एसिड होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना ये एथिलीन से पकाया जाता है। तो 4 3 1 2, यहाँ पर देखिए 4 3 1 2, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। त्वचा कैंसर का कारक जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी प्रकाश है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन के लिए जो जिम्मेदार है महत्वपूर्ण गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन छिद्र का कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। तो सही सुमेलन 2 3 4 और 1। तो 2 3 4 1, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो उत्तर है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से। दोस्तों बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग दही बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु है। ईस्ट जो है एल्कोहल उत्पादन में प्रयुक्त होता है और एस्परजिलस जो है ये साइट्रिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त होता है। तो 3 4 1 2, यहाँ पर विकल्प देखते हैं 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग में आता है? जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए उद्योगों में जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक
तीनों का ही व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही, पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण और विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवाल जैसे डायटम्स डायएटोमेशियस मृदा का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग कांच तथा पर्सिलोन के निर्माण में और चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कवकों का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योग और एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसके आपको बताना है। एथेन, मीथेन, अम्ल या एल्कोहल। तो सही उत्तर है मीथेन के उत्पादन में। दोस्तों, आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं और इसके मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं और ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इसका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वो कौन सा है। तो सही उत्तर इसका सैक्रोमाइसीज। दोस्तों, सैक्रोमाइसीज एक कोशिका वाले ईस्ट हैं जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा ईस्ट या खमीर प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। दोस्तों, याद रखिएगा, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है उसका नाम क्या है। तो वो ईस्ट होता है। दोस्तों, किण्वन की प्रक्रिया जो है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है। एल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्राय खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज जाति के ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन क्या होता है। तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। बायोमैग्निफिकेशन। तो सही उत्तर है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, इसको बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जीवों में खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता का बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि अपतृणों और फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, अपतृण और फसली पौधों द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण अपतृण नष्ट हो जाते हैं जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें। तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में। तो सही उत्तर तंबाकू के खेत में। दोस्तों, ओरोबैंकी खरपतवार जो है ये ब्रूम रेप्स वीड एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। तो उत्तर है हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही सुमेलन 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। विश्व तपेदिक दिवस दोस्तों याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस ये 31 जनवरी या जनवरी के अंतिम रविवार को। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सही सुमेलन 4, 1, 2, 3। यहाँ पर देखिए विकल्प 4, 1, 2, 3 विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था।
तो उत्तर है बैंकॉक में। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक HIV एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। और आप जान लीजिए कि एड्स एक अतिघातक विषाणु जनित रोग है जो कि संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक HIV एड्स रोगी अफ्रीका महाद्वीप में है। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? तो उत्तर है विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विचार कीजिए अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो इसमें आपको क्रम से लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो विश्व एड्स दिवस है ये सबसे लास्ट में दिसंबर में मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तपेदिक दिवस 24 मार्च को और कुष्ठ निवारण दिवस जो है प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम हो जाएगा कुष्ठ निवारण दिवस ये जनवरी में 31 जनवरी को। उसके अलावा विश्व तपेदिक दिवस जो है ये 24 मार्च को, अल्जाइमर रोग दिवस ये 21 सितंबर को और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो 3, 2, 1, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को तो सही सुमेलित है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस ये 30 जून को नहीं बल्कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। तो इसमें से बी और सी दोनों ही सुमेलित नहीं है, कोई एक आंसर इसको नहीं आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। और 14 नवंबर को मधुमेह या डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस या विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर। तो यहाँ विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। तो यहाँ 18 नवंबर नहीं बल्कि 18 दिसंबर को आपका विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप 18 दिसंबर इसको कर लें तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए होगा। वैसे विकल्प आपके सही नहीं है तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है स्टार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है तो उसमें आप जान लीजिए कि छिपकली छूने पर अपनी पूंछ को त्याग देती है। सबसे विशाल जीव नीले व्हेल है और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर ये चिंपैंजी है। 3 1 4 2 यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, छिपकली छूने मात्र पर ही अपनी पूंछ को त्याग सकती है। उसमें कटी पूंछ की पुनः उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि पूंछ की कशेरुकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी है और सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। अगला प्रश्न है भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी इनमें से कौन संकटापन्न जातियां हैं? तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों। दोस्तों IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया और हाथी भी संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वो हाल में विलुप्त हो गई है?
ऑप्शन है आपके देखिए चीता, तेंदुआ, बाघ और सिंह। तो सही उत्तर चीता। दोस्तों चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न है छठा व्यापक विलोप या छठवां विलोप वह शब्द किसी विवेचना के संदर्भ में उल्लिखित होता है किस संदर्भ में। तो छठा व्यापक विलोप दोस्तों मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सविभाजन, नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन इसको शामिल किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीन से लेकर जैव भौगोलिक क्षेत्रों तक और पारिस्थितिक और उद्विकास की प्रक्रियाओं तक सभी स्तरों पर जीवन का वैविध्य प्रस्तुत करती है। जैव विविधता पारितंत्रों के स्वास्थ्य का पैमाना है। जैव विविधता जितनी व्यापक होगी वहाँ स्वास्थ्य की उतनी ही परिपूर्णता विद्यमान होगी। पृथ्वी पर जीवन के आरंभ से 5 प्रमुख मास एक्सटिंक्शन यानी बृहद विलोपन के फलस्वरूप जैव विविधता के स्तर में अचानक भारी गिरावट आई। इस छठे यानी होलोसीन विलोपन व्यापक विलोपन में जैव विविधता की गिरावट की दर जीवाश्म रिकॉर्ड में 5 पूर्ववर्ती व्यापक विलोपन की घटनाओं की दरों से अधिक है। विलोपन की ये घटनाएं प्राथमिक रूप से पर्यावरण और जलवायु संबंधी स्थितियों में हुए अचानक परिवर्तनों के कारण होती हैं। फिर भी जैव विविधता में होने वाली वर्तमान क्षति की दर विलोपन की प्राकृतिक विविधता में जो है पृष्ठभूमि से अधिक है। इसका मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप हैं। इसके कारण पर्यावास विखंडन, अवक्रमण और क्षति, आनुवांशिक विविधता में संकुचन, विजातीय प्रजातियों का अतिक्रमण, संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण आदि की घटनाएं होती हैं। और जैव विविधता को होने वाली क्षति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संपदा को क्षति पहुंचती है। वर्ष 2004 में 4 महाद्वीपों पर किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक लगभग 10% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में जीव विज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 1। इसके अगले भागों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।